हेलो दोस्तों, आपका एमजे उस्ताद पर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज भारत की जलवायु के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। बिल्कुल। आज हमारे सामने भारत के जलवायु से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। इनमें मौसम विज्ञान की रिपोर्ट्स भी हैं और आर्थिक विश्लेषण भी। तो हमारा मिशन है इन सब को मिलाकर ये समझना कि मॉनसून सिर्फ एक मौसमी घटना क्यों नहीं है, बल्कि भारत की धड़कन क्यों है। हाँ, भारत की धड़कन क्यों है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। और ये धड़कन शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जैसे धड़कन पूरे शरीर में जीवन पहुंचाती है, ठीक वैसे ही मॉनसून इस पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज में जान फूंकता है। ये एक बहुत विशाल, जटिल और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक सिस्टम है। जटिल शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर मॉनसून को बस एक ऑन ऑफ स्विच की तरह देखते हैं कि बारिश आई या नहीं आई, बस। लेकिन असल में ये हजारों छोटे छोटे पुर्जों से बनी एक मशीन है। तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। सही। उष्णकटिबंधीय तो मतलब समझ आता है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा के पास के गर्म इलाके में हैं। पर ये मानसूनी क्या है? इस शब्द में ऐसा क्या खास है? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये शब्द ही पूरी कहानी बताता है। ये अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि हवाओं की दिशा का मौसम के साथ पूरी तरह से पलट जाना है। अच्छा। कल्पना कीजिए, साल के 6 महीने हवाएं एक दिशा में बहती हैं और अगले 6 महीने ठीक उसके उल्टी दिशा में। एक पूरा यू टर्न। बिल्कुल, किसी विशाल दरवाजे के खुलने और बंद होने जैसा। यही अनोखापन भारतीय जलवायु की पहचान है। मतलब हवाओं का एक सालाना यू टर्न। गर्मियों में ये हवाएं समंदर से नमी उठाकर जमीन की तरफ आती हैं, और सर्दियों में सूखी जमीन से वापस समंदर की ओर लौट जाती हैं। और इसी एक पैटर्न ने पूरे देश को एक धागे में पिरोया हुआ है ना। हाँ। एक तरफ लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान है, दूसरी तरफ केरल के नमी से भरे जंगल। फिर भी दोनों मानसून का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, यही तो विविधता में एकता है। तापमान और बारिश में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद पूरा देश एक ही लय का अनुभव करता है। मानसून का इंतजार, उसका आगमन और फिर उसकी विदाई। हाँ, ये एक राष्ट्रीय उत्सव जैसा है। ये बात तो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि मानसून पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन फिर भी दिल्ली की कड़ाके की सर्दी और मुंबई की हल्की ठंड में इतना फर्क क्यों है? एक ही मानसून के होते हुए इतनी विविधता कैसे पैदा होती है? जरूर कुछ बड़े भौगोलिक कारण होंगे। हाँ, और इसमें मुख्य रूप से 4 बड़े खिलाड़ी हैं जो मिलकर भारत के मौसम का मिजाज तय करते हैं। पहला है अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। भारत के लगभग बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये एक तरह की जलवायु सीमा रेखा है। इसके दक्षिण का हिस्सा, जो समुद्र के करीब है, वो उष्णकटिबंधीय है, जहां मौसम साल भर गर्म और नम रहता है। और रेखा के उत्तर का हिस्सा, जैसे दिल्ली या पंजाब, वो उपोष्णकटिबंधीय हो गया। सही। यहाँ हमें असली गर्मी और असली सर्दी दोनों का अनुभव होता है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। लेकिन असली गेम चेंजर तो हिमालय है ना। उसे सिर्फ गेम चेंजर कहना भी कम होगा। हिमालय भारत का प्राकृतिक जलवायु कवच है। कवच। हाँ, सर्दियों में ये मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली बर्फीली जमा देने वाली हवाओं के लिए एक विशाल दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। अच्छा। अगर हिमालय न होता तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शायद रहने लायक ही न होता। मतलब मंगोलिया या कजाकिस्तान जैसा ठंडा होता। बिल्कुल वैसा ही। तो ये एक दीवार है जो ठंडी हवा को रोकती है। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक चुंबक भी है। चुंबक कैसे? जब गर्मियों में मानसून की नमी से भरी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो यही हिमालय उन्हें रोककर ऊपर उठने पर मजबूर करता है। और जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठती हैं, वे ठंडी होकर अपनी सारी नमी उत्तर भारत के मैदानों पर बारिश के रूप में बरसा देती हैं। तो ये एक तरफ ढाल है और दूसरी तरफ बारिश कराने वाला चुंबक। कमाल है। तीसरा कारक आपने बताया था समुद्र से दूरी। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो शहर समुद्र के किनारे हैं, जैसे मुंबई या चेन्नई, वहां का मौसम समकारी होता है। समकारी मतलब समुद्र एक विशाल तापमान रेगुलेटर की तरह काम करता है। वो ना तो हवा को बहुत गर्म होने देता है, ना बहुत ठंडा। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर देश के अंदरूनी हिस्सों में जाते हैं, जैसे दिल्ली या नागपुर, तो ये प्रभाव खत्म हो जाता है। हाँ।
और तब महाद्वीपीय जलवायु या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का असर दिखता है। जमीन पानी की तुलना में बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी सेल्सियस तक पहुंच जाती है और सर्दी 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। जबकि मुंबई में इतना बड़ा अंतर कभी नहीं दिखता। कभी नहीं। और चौथा कारक है ऊंचाई। ये तो सीधा सा है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंडक होगी। हाँ, जैसे आगरा और दार्जिलिंग दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन दार्जिलिंग अपनी ऊंचाई की वजह से ठंडा रहता है। तो ये 4 कारक अक्षांश, हिमालय, समुद्र से दूरी और ऊंचाई मिलकर भारत की जटिल जलवायु की तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका है। अच्छा, तो ये तो हो गए वो कारक जो मंच तैयार करते हैं। पर इस मंच पर असल में मौसम का खेल कौन खेलता है? वो कौन सी हवाएं हैं जो रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती हैं? मैंने जेट स्ट्रीम और ITZZ जैसे शब्दों के बारे में पढ़ा है। ये सुनने में बहुत जटिल लगते हैं। इन्हें समझना आसान है अगर हम इन्हें कहानी की तरह देखें। सोचिए, वायुमंडल में बहुत ऊपर, लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पश्चिम से पूर्व की ओर एक बहुत तेज हवा की नदी बहती है। हवा की नदी? हाँ, इसे ही पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये मौसम का ट्रैफिक कंट्रोलर है। ट्रैफिक कंट्रोलर? दिलचस्प है। कैसे? सर्दियों में यह ट्रैफिक कंट्रोलर हिमालय के दक्षिण में एक बैरियर बना देता है। ये भूमध्य सागर से आने वाली नमी, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसे तो आने देता है, लेकिन साइबेरिया की बर्फीली हवाओं को रोक देता है। ठीक है। लेकिन गर्मियों में जैसे जैसे सूरज उत्तर की ओर आता है, उसकी गर्मी इस पूरे बैरियर को, इस जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर हिमालय के पार धकेल देती है। और जैसे ही ये ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी जगह से हटता है, मॉनसून के लिए दरवाजा खुल जाता है और इस खुले दरवाजे से एक और खिलाड़ी मैदान में आता है, ITZZ। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हाँ, ये एक बहुत कम दबाव का क्षेत्र है, एक तरह का शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर जो गर्मी के कारण गंगा के मैदानों के ऊपर बन जाता है। वैक्यूम क्लीनर इतना शक्तिशाली होता है कि यह हिंद महासागर से नमी से भरी हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। यही मानसून की शुरुआत है। तो जेट स्ट्रीम दरवाजा खोलता है और ITCZ मेहमानों को, यानी मानसूनी हवाओं को अंदर बुलाता है। कमाल का तालमेल है। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी ये मेहमान कमजोर पड़ जाते हैं। इसमें एल नीनो और ला नीनिया की भी भूमिका होती है ना? हाँ, ये वैश्विक घटनाएं हैं जो हमारे स्थानीय मानसून पर सीधा असर डालती हैं। इन्हें एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा। ये प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान का एक चक्र है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो इसे सरल भाषा में कैसे समझें? कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? एल नीनो हमारे मानसून का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन? जब ये सक्रिय होता है तो प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। ये बदलाव भारत के ऊपर हवा के दबाव को बढ़ा लेता है, जिससे मानसून को खींचने वाली शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो एल नीनो एक तरह से भारतीय मानसून का रिमोट कंट्रोल लेके उसकी पावर कम कर देता है। बिल्कुल। वैज्ञानिक इसे मानसून सप्रेसर कहते हैं। और ला नीनिया इसका ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल। ला नीनिया मानसून का दोस्त है। इसके दौरान प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है, जो भारतीय मानसून के लिए एक बहुत अनुकूल स्थिति बनाता है। मतलब ज्यादा बारिश? हाँ, इसके आने पर भारत में अच्छी और कई बार सामान्य से ज्यादा वर्षा होती है। यह एक मानसून बूस्टर की तरह काम करता है। तो अब हमें पता है कि मौसम बनता कैसे है। अब उस यात्रा पर चलते हैं जो साल भर चलती है। भारत की ऋतुएं। शुरुआत सर्दियों से करते हैं। शीत ऋतु, जो मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है। इस दौरान उत्तर भारत में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। आसमान साफ होता है, लेकिन इस शांत मौसम में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये वही नमी वाली हवाएं हैं जो जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से लेकर आता है, और ये बारिश रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए अमृत मानी जाती है। बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा के किसान सचमुच आसमान की ओर देखकर इसका इंतजार करते हैं। फिर आता है गर्मी का मौसम, मार्च से मई तक। प्रचंड गर्मी, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। ITZZ अपनी जगह बनाने लगता है और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है। और इसी दौरान कुछ बहुत दिलचस्प स्थानीय हवाएं और तूफान आते हैं। जैसे उत्तर भारत की बदनाम लू। हाँ, और बंगाल में काल बैसाखी, वहीं दक्षिण में मैंगो शावर। इन नामों में ही कितनी कहानी छुपी है ना?
बंगाल के लिए काल बैसाखी एक आपदा है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने का विनाश। लेकिन कर्नाटक के आम किसानों के लिए वही पहली बारिश, मैंगो शावर, एक वरदान है। एक ही घटना, दो बिल्कुल अलग अनुभव। और फिर जून में वो घड़ी आती है जिसका 1.4 अरब लोगों को इंतजार रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। हाँ, 1 जून को केरल के तट पर पहली दस्तक, वहां से ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब सागर शाखा जो मुंबई और गुजरात की ओर बढ़ती है, और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा जो बंगाल और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। और देश की लगभग 75% बारिश इन्हीं 4 महीनों में होती है। इसकी प्रगति देखना भी अद्भुत होता है। 1 जून को केरल, 10 जून तक मुंबई, 15 जून तक मध्य भारत, और 15 जुलाई तक ये लगभग पूरे देश को कवर कर लेता है। एक धीमी गति से आगे बढ़ती जीवन रेखा। बिल्कुल। और फिर सितंबर के बाद विदाई का समय आता है, लौटता हुआ मानसून, यानी अक्टूबर और नवंबर। मैंने सुना है कि ये समय थोड़ा अजीब होता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। हाँ, क्योंकि मानसून के जाने के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और धूप तेज हो जाती है। लेकिन जमीन में जो नमी होती है वो भाप बनकर उड़ती है, जिससे उमस भरी चिपचिपी गर्मी महसूस होती है। सही। और यही वो समय है जब बंगाल की खाड़ी में समुद्र का तापमान बढ़ने से चक्रवात बनने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हाँ, भारत के पूर्वी तट पर आने वाले विनाशकारी चक्रवात अक्सर इसी मौसम में आते हैं। बिल्कुल। ये तो वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ, लेकिन हमारी परंपरा में तो 6 ऋतुओं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर की बात होती है। क्या ये सिर्फ काव्यात्मक है, या हमारे पूर्वज मौसम के उन सूक्ष्म बदलावों को भी पकड़ रहे थे जिन्हें आज हम नजरअंदाज कर देते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है। वो सिर्फ गर्मी, सर्दी, बारिश में नहीं सोचते थे, नहीं, बल्कि नमी, हवा की ठंडक और आसमान के रंग जैसे छोटे छोटे बदलावों को भी अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। हेमंत की हल्की गुलाबी ठंडक शिशिर की हाड़ कंपाने वाली ठंड से अलग थी। अच्छा, ये प्रकृति के साथ एक ज्यादा गहरे, ज्यादा संवेदनशील जुड़ाव को दिखाता है। ये अद्भुत है। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस खूबसूरत लय के बिगड़ने का संकेत दे रहा है। स्रोत बताते हैं कि 2025 का साल जलवायु के चरम का एक आईना था। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार 2025 का साल 1901 के बाद से भारत का 8वां सबसे गर्म साल रहा। ये अपने आप में चिंताजनक है, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो और भी परेशान करने वाले पैटर्न सामने आते हैं। जैसे कि फरवरी का महीना पिछले 124 सालों में सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। सबसे गर्म? दिल्ली ने इतिहास में पहली बार सर्दियों के मौसम में हीट वेव यानी लू का अनुभव किया। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है, सर्दियों में लू। और सबसे खतरनाक प्रवृत्ति जो देखी गई वो थी नाइट वार्मिंग। नाइट वार्मिंग। इसका मतलब है कि दिन का तापमान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन रात का न्यूनतम तापमान और भी तेजी से बढ़ रहा है। शरीर को गर्मी से उभरने का जो समय रात में मिलता था, अब वो भी कम हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। बहुत ज्यादा। 2025 के मॉनसून ने हमें एक और खतरनाक स्थिति से भी परिचित कराया, जिसे वैज्ञानिक हाइड्रोलिक विप्लैश कहते हैं। ये क्या है? इसका मतलब है मौसम का एक चरम से दूसरे चरम पर बहुत तेजी से और हिंसक रूप से जाना। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, 2025 में मई का महीना 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश वाला था। देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात थे। और उसके ठीक बाद अगस्त का महीना बिल्कुल सूखा गुजरा, जैसे मानसून गायब ही हो गया हो। 1 महीने अत्यधिक बारिश और कुछ ही हफ्तों बाद भयानक सूखा। ये तो किसी भी योजना को तहस नहस कर देगा। यही हो रहा है। और जो हम 2025 में देख रहे हैं वो सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। नाइट वार्मिंग, हाइड्रोलिक विप्लैश, सर्दियों में हीट वेव, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं। क्या? कि हमारे मौसम का बेस लाइन ही बदल गया है। अब स्थिरता एक अपवाद है और अस्थिरता ही नया नियम है। और हमारी पूरी कृषि, जल प्रबंधन और शहरी योजना इसी पुरानी स्थिरता की धारणा पर बनी है, जो अब ढह रही है। और इसका मानवीय परिणाम? स्रोत में मौतों का भी जिक्र है। हाँ, और वो आंकड़ा दिल दहलाने वाला है। 2025 में 2760 से ज्यादा मौतें मौसम की इन चरम घटनाओं की वजह से हुई। बाप रे। जिनमें से ज्यादातर मौतें बिजली गिरने और बाढ़ की वजह से हुई। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये वर्तमान की एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। ये हमें सीधे हमारे अगले बिंदु पर लाता है। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है। हाँ,
भारत की अर्थव्यवस्था का एक त्रिकोण है, कृषि, जीडीपी और जल सुरक्षा, और इस त्रिकोण का आधार मानसून है। समीकरण बहुत सीधा और कह सकते हैं क्रूर है। भारत की लगभग 55% खेती आज भी सीधे तौर पर बारिश पर निर्भर है। आधी से ज्यादा। हाँ, जब मॉनसून अच्छा होता है तो फसल अच्छी होती है। अच्छी फसल का मतलब है किसानों की आय बढ़ना, जिससे ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर से लेकर साबुन तक हर चीज की मांग बढ़ती है। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ता है। और जब मॉनसून खराब होता है तो इसका उल्टा होता है। फसल खराब होती है, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, यानी महंगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाती है। सीधा सा हिसाब है। अच्छा मॉनसून मतलब आर्थिक बूम, खराब मॉनसून मतलब महंगाई और संकट। बिल्कुल। लेकिन अब चुनौती सिर्फ अच्छे या बुरे मॉनसून की नहीं है, बल्कि इस हाइड्रोलिक विप्लैश की है। अनियमित वर्षा, बादल फटना और शहरी बाढ़। जहां हमारे शहर थोड़ी सी बारिश में ही डूबने लगते हैं। हाँ। हम इसके लिए कितने तैयार हैं? हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मौसम के ज्यादा सटीक पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समय पर चेतावनी दी जा सके। सही। कृषि के क्षेत्र में सूखारोधी फसलें विकसित की जा रही हैं, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें। ये एक बहुआयामी लड़ाई है, जिसे हमें तकनीक, नीति और समुदाय भागीदारी तीनों स्तरों पर लड़ना होगा। तो आज हमने भारत की जलवायु की एक लंबी यात्रा की। हमने मानसून के आगमन की खुशी से लेकर 2025 के जलवायु चरम की चिंता तक को समझा। ये कहानी सिर्फ हवाओं और तापमान के आंकड़ों की नहीं है। नहीं, ये इस बात की कहानी है कि प्रकृति कैसे हमारे जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। निष्कर्ष यही है कि भारत की जलवायु केवल भूगोल की किताब का एक अध्याय नहीं, बल्कि ये 14.5 अरब लोगों की जीवन रेखा है। सही कहा। इसे समझना, इसका सम्मान करना और इसके बदलते स्वरूप के साथ जीना सीखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगली बार जब बारिश की पहली बूंदें चेहरे पर पड़ें या गर्मियों की तेज धूप महसूस हो, तो एक पल के लिए रुककर याद रखिएगा कि हम सब एक बहुत बड़े, जटिल और अद्भुत सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। ये सिस्टम हमें जीवन देता है। हमने हमेशा खुद को मानसून के रिदम के हिसाब से ढाला है। अपने त्योहार, अपनी फसलें, सब कुछ उसी के अनुसार तय किया है। पर अब शायद हमें एक ज्यादा गहरे सवाल का सामना करना है। हम उस दुनिया के लिए खुद को